कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। नमस्कार इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा शाह आप सभी सुधी दर्शकों का आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। जी हाँ दर्शकों, ज़िंदगी में शिक्षा की क्या महत्ता है इससे हम सभी जानते हैं और कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। बिल्कुल, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से हम अपने कर्तव्य को तो जानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने जीवन में सफल भी हो पाते हैं। और ज़िंदगी में शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक उदाहरण, इसके एक जीते जागते उदाहरण आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच में है। उनसे आपको मुखातिब कराऊंगी, तारुफ कराऊंगी उनका, मगर उससे पहले जैसा मैंने कहा कि शिक्षित होना ज़रूरी है, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ज़िंदगी में सफल होने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा। और उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे जहन में कुछ अच्छे विचार हों। उन विचारों को आत्मसात जब हम करते हैं तब हम निरंतर आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम बिहार बिहान की शुरुआत हम हमेशा करते हैं उच्च विचार से। तो आपको दिखाती हूँ मैं आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनमोल वचन। आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। आज हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, इसी विषय पर हैं, तो इनसे आपको तारुफ करा दूं सबसे पहले कि हमारे बीच में आज है सेवानिवृत्त सहायक केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना से श्री राम नारायण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले हमारे स्टूडियो में, हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आपके विषय में मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके विषय में कहूँ तो आपने जब शिक्षा लेनी शुरू की होगी, वो समय बहुत पहले का रहा, समय में बहुत बदलाव आ गया है। तब शिक्षा लेना और भी अधिक कठिन था। उस वक्त आपने कैसे ठाना एक छोटे से गांव में रहते हुए कि आपको शिक्षित होना है? क्योंकि ऐसा होता है अमूमन, आज के वक्त में भी हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं ज़रूर मुझसे ताल्लुक़ रखते होंगे कि जब कठिनाइयाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं ना, तो हम कहीं घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि इस राह को ही बदल देते हैं और हम शायद इस चीज़ के लिए ना बने हों। लेकिन आपने ये नहीं सोचा, क्यों आपने ऐसे चुनौतियों को पार करते हुए कैसे सब कुछ आपने सही किया अपना ज़िंदगी में और शिक्षित हुए और आज इस मुकाम पर पहुँचे? मेरा गांव जमनगंज है तो बहुत बड़ा जी, लेकिन वहाँ उस समय स्कूल नहीं था। हमारे गांव के लोग, बच्चे पढ़ना नहीं जानते थे, कुश्ती लड़ते थे, जानवर चराते थे और घर में गृहस्थी से अपना काम चलाते थे। पढ़ने लिखने का शौक़ बहुत कम लोगों के पास था। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, जानकारी लोगों को मिली कि पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने के लिए हमारे गांव में एक लाला जी थे। सब कोई पूरे गांव में उनको लाला जी ही के नाम से पुकारते थे, लाला जी लाला जी। बच्चे उनके पास नहीं थे, पत्नी थी, दोनों बूढ़े थे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गांव के बच्चे उन्हीं के पास जाकर पढ़ते थे। मैं भी उन्हीं के यहाँ जाके पढ़ने लगा तो उन्होंने जो भी दिया टास्क, पहाड़ा पढ़ने को, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, इस तरह से, और प्रतिदिन एक देते गए। मैं एक दिन में उसको याद करता गया। तो 40 दिनों में 40 का पहाड़ा पढ़कर उनको सुना दिया था। ऐसी स्थिति में लोगों को ये गांव में ये जानकारी लोगों को मिली कि कहने लगे लोग कि एक लड़का बड़ा तेज़ लगता है, बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है। मैंने शुरू से ही लोगों ने मुझे तेज़ कहने लगे। वहाँ पढ़ने के बाद गांव से थोड़ी दूर पर, मतलब बीच में एक नाला है, पैन है, जो पानी चलता है। बरसात में पानी पार करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ बिशुनगंज एक बाज़ार है, वहाँ प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल थी, तो वहाँ मेरा नाम लिखाया गया। और वहाँ पढ़ने के बाद 1 साल दूसरे में नाम लिखाया, दूसरा पढ़ने के बाद तीसरा पढ़ने नहीं दिया। एक ही बार चौथा में दूर करीब 12 किलोमीटर, 12 नहीं 6 किलोमीटर दूर एक स्कूल था, वहाँ मेरा नाम लिखा दिया गया।
अब 6 किलोमीटर प्रतिदिन जाना है या लौटना है, और वहाँ चौथा में नाम लिखा दिया, दूसरा के बाद तीसरा पढ़ने नहीं दिया। तो हमको अच्छा नहीं लगता था कि हम पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन भैया जो थे वो चाहते थे कि जल्दी में बहुत आगे बढ़ जाए। तो चौथा, पाँचवा, छठा पढ़ने के बाद सातवां भी नहीं पढ़े, एक 8वां में नाम लिखा दिया। जब 8वां में नाम लिखाने लगे तो हेडमास्टर ने वहाँ कहा कि चूँकि 7वां पढ़ नहीं पाए हैं और 8वां में नाम लिखा रहे हैं, इसलिए इनका नाम मैं बदल देता हूँ। तो पहले मेरा नाम पारस था और उन्होंने नाम बदल कर मेरा राम नारायण लिख दिया, और डेट ऑफ बर्थ भी उन्होंने अपने मन से लिख दिया, क्योंकि घर में किसी को पता नहीं था, कि याद नहीं थी कि कौन सा डेट है, जन्म तिथि क्या है, किसी को पता नहीं था। तो अपना प्रधानाध्यापक महोदय जी ने ही अपने मन से सोच करके कि कितना बड़ा ये होगा लड़का, और उन्होंने लिख दिया इस तरह से। लेकिन जब वहाँ पढ़ने लगे तो नाटक कुछ दिन होने, सरस्वती पूजा के अवसर पर नाटक होना शुरू हुआ। तो नाटक में मुझे भाग दिया गया, पहली बार भगवान का रोल दिया गया सत हरिश्चंद्र में। तो उसमें बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन उस छोटे से रोल में ही लोगों को प्रभाव अच्छा हुआ और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। फिर 9th क्लास में क्या हुआ कि हमको रोल मिला राजकुमारी का। उस समय लड़के ही लड़की का या राजकुमारी का या औरत का रोल करते थे। उस ज़माने में ये बड़ी मुश्किल था कि कोई लड़की मिल जाए स्टेज पर काम करने के लिए या नाटक करने के लिए। तो मैंने राजकुमारी का रोल किया 9th क्लास में, और उसमें भी मुझे प्रथम स्थान मिला। तो इस तरह से मेरा जो है हौसला बढ़ता गया। और स्कूल में 8वें क्लास में एक विषय दिया गया वाद विवाद का कि बुद्धि बड़ी है कि बल बड़ा है। तो 4 क्लास होते थे उस समय, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, चारों क्लास के बच्चों को उसमें भाग लेना था। तो मैंने सोचा कि मैं भी भाग लूं, और बुद्धि पक्ष तो लेने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बल पक्ष से लूँगा और उसी को प्रमाणित करूँगा कि बल ही बड़ा है। तो ऐसा हमने इसलिए सोचा कि हम थोड़ा लीग से हट कर चलें। मैंने शुरू से ही मेरी ये धारणा रहती थी कि और लोग जो है उनसे थोड़ा हट करके मुझे चलना है। तो इसलिए मैंने बल पक्ष लिया। फिर मैंने सोचा कि ये चारों क्लास के लड़के पढ़े लिखे हमसे तो बहुत ज़्यादा हैं, और ये लोग भाषण करेंगे तो उतना अच्छा भाषण मैं टिक नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने सोचा कि कविता लिख दूँ इस पर, और कविता लिखने के बाद उसको मैं कागज़ ले करके पढ़ के सुना दूँगा तो बड़ी आसानी रहेगी। और उसमें हमने 50 पंक्ति की एक कविता बनाई। उस कविता में पहली पंक्ति थी कि जब 5 बरस का बालक धरा पर धावता है, तब तक बच्चा न कर में खली पकड़ता है। और ये करीब करीब सभी लोगों के वक्तव्य देने के बाद लास्ट में मुझे ये मिला था बोलने को। तो मैं कविता जब पढ़ी तो मेरे प्रधानाध्यापक ने गोद में उठा लिया मुझे और कहा कि आज की विजय माला इसी बालक के गले में। क्या बात है। तो उसी दिन से स्कूल के बच्चे, स्कूल के शिक्षक सभी लोग मुझे कवि जी कहने लगे। बहुत छोटी सी उम्र में आपने कविता लिख दी और सभी ने आपको प्रोत्साहित भी किया। शिक्षित होने की मैं बात कर रही थी कि बहुत छोटी सी उम्र से आपने ये ठान लिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, शिक्षित होना है, और कहीं ना कहीं अंदर से आपकी चाहत थी। आपसे जानना चाहूँगी कि फिर आपने उच्च शिक्षा के लिए क्या कुछ किया? क्या गांव में ही रहे या फिर बाहर निकला? वो ज़िंदगी कैसी रही आपकी? पढ़ने में मेरी रुचि हमेशा रही थी, और यहाँ तक कि शनिवार को आधा हाफ ही क्लास होता था तो मेरे पिताजी कहते थे कि आज तो बहुत कम पढ़ाई होगी। मगही में बोलते थे कि आज काहेला जेबा, मत जा, आज स्कूल मत जा। लेकिन हम स्कूल प्रतिदिन जाते थे, और हमारा रिकॉर्ड था कि 9th क्लास में पूरे वर्ष में मैं एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ था। एक दिन मैं बुखार की अवस्था में भी चला गया था, इसलिए कि एक दिन एब्सेंट हो जाएंगे तो मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। इसलिए बुखार की अवस्था में भी मैं स्कूल चला गया था, और वो भी शनिवार का ही दिन था। तो पढ़ने में लगन थी, मैं पढ़ता था, मन लगता था। और घर में एक बार मैं पढ़ रहा था, दलान पर बैठ करके अपनी किताब पाठ्य पुस्तक पढ़ रहा था, तो ससुराल से मेरी दीदी आई थी हमारे घर में।
तो उस वो घर में थी, हम दलान पर थे। मेरी आवाज़ सुनी तो वो बाहर निकली कि कौन क्या हो रहा है। बाहर निकली तो कहती है कि ये बउआ तू पढ़ रहा है, हम तो समझ ली कि रेडियो बोल रहे है। तो उस समय भी मेरी भाषा जो पढ़ रहा था जिस ढंग से, वो बड़ा मना उन लोगों को आकर्षण लगता था कि ठीक से पढ़ रहा है। इसी तरह की एक घटना घटी थी वहाँ, जब मैं बिहार सरकार में था और कृषि विभाग के वो ब्लॉक में था, तो ब्लॉक में पटना से हायर अथॉरिटी बहुत बड़े बड़े अफसर लोग वहाँ पहुँचे हुए थे इंस्पेक्शन में। तो हमारे वहाँ के जो अधिकारी थे, मेरे बॉस थे, उन्होंने हमको बुलाया कि आप स्कूल पर चले आइए। कोई स्कूल पर फंक्शन था, वो स्कूल पर चले आइए। हमने कहा, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपको 2 कविता बना के यहाँ पढ़नी है। तो हमने कहा सर अभी कितना टाइम है? तो 2 घंटा है। तो 2 घंटे में हम 2 कविता बनाएं और उसको पढ़कर सुनाएं, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? तो हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, जब निश्चित है। तो हम एक स्कूल के एक किनारे के एक रूम में चुपचाप होकर बंद हो गए और 2 कविता बनाई। और वो कविता जब मैंने पढ़ी तो वहाँ जो अथॉरिटी थे वो बोले थे कि ये तो रेडियो से प्रसारण होने लायक है। क्या बात है। और उस अवस्था में भी उन्होंने ये समझा कि रेडियो के प्रसारण होने लायक है। उसमें था, या तो नहीं है, लेकिन एक पंक्ति है कि कहाँ जा रहा है वो हैल वाले, ट्रैक्टर से कोड़कर खजाना तू पाले। तो इस तरह से एक कविता थी, एक दूसरी कविता थी। तो कविता में मेरी रुचि रही थी। कि आपने कविताओं का जिक्र किया, बहुत छोटी उम्र से आपने कविता लिखी। एक जिक्र ये भी किया कि 2 घंटे के भीतर आपने 2 कविताएं लिख डाली। तो सबसे पहले तो यही चाहूँगी कि कुछ पंक्तियाँ अपनी रचित कविता की हमारे दर्शकों के सामने ज़रूर प्रस्तुत करें। एक कविता जो प्रारंभिक रचनाओं में से एक है, शुरू जब मैंने लिखने लगा था उस समय का की चर्चा करूँगा। ये शीर्षक है घुर फेंकने। नैकी मस्तनिया कहावे घुर फेंकनी, नैकी मस्तनिया कहावे घुर फेंकनी। घर से जब निकली बेचारी जा पहुँची वह खेत की यारी, घर से जब निकली बेचारी जा पहुँची वह खेत की यारी। कमर कस के भई तैयारी, निहुरी निहुरी कोड़े कुफरी सिंदूरिया कहावे घूर फेंकनी, नैकी मस्तनिया कहावे घूर फेंकनी। घर हंसे बाहर हंसे, हंसे सारा गाँव, घर हंसे बाहर हंसे, हंसे सारा गाँव। घूर फेंकनी के देवर हंसे, हंसे देवरनिया कहावे घूर फेंकनी, नैकी मस्तनिया कहावे घूर फेंकनी। कुफरी आलू खूब उपजा, घूर फेंकनी के घर भरा, कुफरी आलू खूब उपजा, घूर फेंकनी के घर भरा। घूर फेंकनी पहने अब रेशम के चुनरिया कहावे घूर फेंकनी, नैकी मस्तनिया कहावे घूर फेंकनी। घर जागा बाहर जागा, जागा सारा गाँव, घर जागा बाहर जागा, जागा सारा गाँव। अब घूर फेंकनी के गुण अब गावे सारी दुनिया कहावे घूर फेंकनी, नैकी मस्तनिया कहावे घूर फेंकनी। एक छोटी सी कविता है, लेकिन छोटी सी कविता में भी एक छोटी सी इसमें कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। कहानी ये भी कहीं ना कहीं है कि एक औरत के संघर्ष में जब किसी ने भी साथ नहीं दिया, जब वो सफल हो गई, किस प्रकार परिवार वाले और सारे लोगों के लिए एक उदाहरण वो बनकर उभरी। एक औरत के विषय में कहना चाहूँगी कि आपने उपन्यास में भी कहीं ना कहीं उसका जिक्र किया, और भी आपने अपने जीवन में जो लेखनियाँ लिखी हैं उसमें भी एक महिला के ऊपर बहुत सारी आपने बातें लिखी हैं। ये सोच, ये समझ उतनी छोटी उम्र में कहाँ से आई? और ये भी जानना चाहूँगी कि इस उपन्यास में जो कि आपके द्वारा रचित है और शायद आपके बगल में वही उपन्यास भी रखी हुई है, तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप ज़रूर दिखाएं, बताएं क्या कुछ है उस उपन्यास में, और ऐसी सोच समझ उतनी छोटी उम्र में कैसे आपके भीतर आई है। ये माँ का अंचल उपन्यास है। इसके संबंध में
मेरी जो भावना जगी कि समाज में मैंने जो देखा, विधवाओं के प्रति अन्याय देखा और विधवाओं के परिवार बाल बच्चों के प्रति जो अन्याय देखा, उसके साथ समाज वालों ने क्या किया, उनके धन को हड़पने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचा, ये सारी समस्याओं को देखते हुए ये माँ का आंचल उपन्यास है। माँ का आंचल इसलिए है कि इसमें जो एक बालक है जो भटका हुआ है, जो अपने माँ को कभी जानता नहीं है कि मेरी माँ कौन है, वो दूसरे के यहाँ पाला पोसा गया है, लेकिन जब बाद में उसको पता चला, किसी ने बताया कि तुम्हारी माँ वो है जो अभी विधवा है, तो उसने समाज के विकास के लिए जो जो काम उन्होंने किया है, जो जो संस्थाएं खोली है विकास के लिए, उसमें वो जा कर के वो कलेक्टर के पद पर से पद त्याग करके और अपनी माँ की सेवा में जुट जाता है। इसीलिए इसका शीर्षक भी माँ का आंचल कहा गया है। तो ये सामाजिक उपन्यास है और इसे समाज के लोगों को पढ़ने में मज़ा तो आएगा ही। बिल्कुल मज़ा भी आएगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। जैसा कि मैंने आपसे जानने की कोशिश की कि इतनी छोटी उम्र में आपने किस तरीके से इन सारे विषयों पर प्रकाश डाला है, तो कहीं ना कहीं जब हम समाज में चीज़ें देखते हैं तो वही से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आपने कई जगह अपने सेवाएं दी हैं और उसी में अगर मैं बात करूं पटना आकाशवाणी की, तो वहां भी आपने एक अच्छी सेवा दी। और दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगी कि जनसंचार का ये मुख्य साधन जो है, ये स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारा पटना आकाशवाणी जो है ये पहला रेडियो स्टेशन बना था और इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऐसी बड़ी संस्था से जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ जुड़े आप, कैसे शुरुआत किया आपने, किस तरीके से इंटरव्यू आपने दिया, जानना चाहूँगी आपसे, और वो समय कैसा रहा पूरा आकाशवाणी का आपका? जब मैं ब्लॉक में काम कर रहा था तो मेरी रुचि उस काम में नहीं थी, काम करने का मन नहीं लगता था। तो मन नहीं लगता था, मन लगाने के लिए मैं नाटक खेलता था। साल में दशहरे में 2 नाटक खेलता था और सरस्वती पूजन के अवसर पर स्कूल पर 1 नाटक खेलता था। इस तरह से मन लगाता था और बाकी बचे सब समय में सुबह में 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटा लिखता था। और उसी लिखने के क्रम में ये उपन्यास मैंने बहुत कम अवस्था में, मतलब कि 22 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया और 25 वर्ष की उम्र होते होते इसे पूरा कर दिया 3 साल। तो 1962 से लिखना शुरू किया था, जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था भारतवर्ष पर। उस समय उस संबंध में भी देश की सीमाओं की चर्चा है, देश में जो आपातकाल है, ऐसी स्थिति है, उसकी भी चर्चा इसमें है। तो उस समय खाली समय में मैं उपन्यास लिखने का बेड़ा उठाया और इसे 3 साल में पूरा किया। इसके पूरा करने के बाद मैंने इसको छपवाने का तो हैसियत मेरे पास थी नहीं, पैसे बहुत कम मिलते थे और हमेशा ये चक्कर में मैं रहता था कि किसी तरह से यहाँ से निकल करके अपने रुचि के काम में जाऊँ, जहाँ मेरा मन लगे वैसी अवस्था में जाऊँ। लगातार 10 वर्षों तक प्रतीक्षा की और 10 वर्षों प्रतीक्षा करने के बाद आकाशवाणी में जब वैकेंसी निकली तो उसमें अप्लाई किया और उसमें जो इंटरव्यू हुआ वो भी ऐतिहासिक इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने भाषण कराया, 5 मिनट भाषण कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कविता पढ़िए, तो फिर कविता भी पढ़ी। जब सब तरह से वो संतुष्ट हो गए तो उन्होंने अंत में मुझे पूछा कि आप बिहार सरकार में काम कर रहे हैं और वहाँ जो वेतन मिलता है वो और यहाँ जो मिलेगा उसमें बहुत थोड़ा सा का अंतर है, थोड़ा ज़्यादा यहाँ मिलेगा, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट कचहरी में रहते हैं और गवर्नमेंट कचहरी में फ्री रहना होता है, वहाँ सब्जी और अन्न सस्ते मिलते हैं, फिर आप उसको कैसे छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हैं? मैंने कहा कि यहाँ आने से मुझे हमेशा सज्जनों और विद्वानों के दर्शन होंगे, जिससे मेरी बुद्धि का विकास होगा और मैं नहीं समझता कि इससे बढ़कर लाभ की बात दुनिया में कुछ और हो सकती है। इससे वो बहुत प्रसन्न हुए। वो बहुत ऋषि टाइप के आदमी थे, महात्मा थे और उन्होंने मुझे सिलेक्शन किया। जब रिजल्ट देखने के लिए आया था पटना पर, जब पता लगाने, तो एडमिनिस्ट्रेशन रूम में जब गया तो वहाँ बाबू ने निकाला मेरा रिजल्ट में लिखा हुआ था टॉप स्पेशल फॉर पटना।
क्या बात है। और वहाँ काम करने के पहले जब मेरी रुचि नहीं लगती थी, काम करने में मन नहीं लगता था, तो वहाँ एक धवनी गांव, जहाँ के बाबू बिरजनंदन सिंह और बाबू ठाकुर सिंह बहुत प्रसिद्ध आदमी थे उस इलाके के, उन्हीं के यहाँ एक रूम मिला था। उसी रूम में रहता था और उसी रूम में लिखता भी था। और उसी रूम में रहते हुए मैं वहाँ किशोरों के साथ, जो एक युवा मंडली वहाँ थी, मेरे किशोर साथी जो लोग थे, जैसे राम बच्चन सिंह थे, ललन सिंह थे, गजाधर सिंह थे, विश्वनाथ सिंह थे, ऐसे बहुत 8-10 ऐसे युवक थे जो मेरे साथ मिलकर काम करते थे, नाटक खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। तो वहाँ काम भले ही करने में रुचि नहीं मिलती थी, लेकिन ये जो इसके अलावा जो मेरा जो काम होता था उसमें मैं बड़ा मन लगाता था। और उसी के बाद उन्हीं सब चीज़ों से प्रेरणा लेकर मैं आकाशवाणी में आया, क्योंकि नाटक लिखना, गीत गाना, वहाँ जो नाटक खेलते थे तो उसमें अपना हम अपना गीत लिख करके उसमें 2 फीट करते थे। ओपनिंग सॉन्ग जो होता था वो मेरा लिखा हुआ होता था। तो इस तरह से एक तरह से मेरा वहाँ व्यावहारिक ज्ञान हो रहा था। आकाशवाणी के लिए एक भूमि तैयार हो रही थी उस जगह पर, और वो वहाँ से निकला तो मैं सीधे आकाशवाणी आया। आकाशवाणी में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम हुए जिसमें मुझे बाहर में श्रोताओं ने बहुत पसंद किया, अच्छा लगा। जैसे एक बार की घटना है कि वीडियो साहब आए थे वहाँ प्रोग्राम करने के लिए, वार्ता देने के लिए आए थे। मैं अनपढ़ रोल में था, पारस भाई के रूप में, एक अनपढ़ किसान के रूप में मैं वहाँ रोल करता था। तो जब वो जब वार्ता प्रसारित करने लगे तो उन्होंने कहा कि 1 हेक्टेयर में इतना टन गोबर देना चाहिए। तो मैंने कहा वीडियो साहब ज़रा रुक जाओ। फिर मगही में मैंने कहना शुरू किया कि हम खेती कैली हल एक बार, और अपन खरिहान में दौनी करके या ओसा करके या तौल करके जब घर लावेला तैयारी कर रही हल, तब वीडियो साहब अला अपन जनसेवी के साथ हमारा से पूछा कि ये पारस भाई, तू कितना हेक्टेयर में खेती किया है और कितना टन उत्पादन हुआ है? तब वीडियो साहब हम तौलली हल मन में, अब पूछे लगलन टन में, तो हमारे मिजाज तो सन्न हो गए। तो इस तरह से जब चर्चा करते थे तो श्रोताओं को बड़ा आनंद मिलता था। एक बार ऐसी घटना घटी, मैंने उनसे कहा मुखिया जी से कि मुखिया जी, आप रोज़ भाव बताते हैं, चावल, दाल, मछली, मांस सब का भाव बताते हैं, और मछली में जो जिन मछलियों का भाव बताते हैं, जैसे रोहू है, कतला है, मृगनैनी है, सब बताते हैं, लेकिन मैं जो मछली खाता हूँ उसे तो आप बताते नहीं। तो बोले कि बोलो कौन मछली खाते हो? तो हमने कहा वही पोठिया। तो इस तरह से हंसते थे लोग। और आम नागरिक, आम जो श्रोता, जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए लगता था कि ये तो हमारी आवाज़ है, और उनको बड़ा अच्छा लगता था। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि श्रोताओं को ऐसा लगता है, आकाशवाणी सुनने वालों को, कि ये उनकी ही आवाज़ है। और आकाशवाणी कहीं ना कहीं वो वाणी है जो इसमें कि आवाज़ का जादू चलता है। अगर आकाशवाणी की बात करूँ तो वर्षों से इसकी जो पहुँच है ये अभी भी उतनी ही बरकरार है। आपसे जानना चाहूँगी कि वो पूरा जो आपका काल रहा आकाशवाणी के भीतर, उसका अनुभव तो आपने हमसे साझा किया, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आज के भी समय में जो आकाशवाणी है ये दूर दराज के गांव में, क्षेत्र में आज भी लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, इसके पीछे का क्या कुछ राज है? ये है कि शुरू से ही लोग आकाशवाणी सुनते रहे हैं, और जहाँ व्यवस्था नहीं है बिजली की, वहाँ और साधन नहीं है टीवी खरीदने का, तो वो लोग रेडियो रखते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि पहले से बहुत कम हुआ है। पहले जितने श्रोता लोग थे आकाशवाणी के, उससे बहुत कम हो गए हैं। कम होने का कारण यही दूरदर्शन है। दूरदर्शन में आकर्षण ज़्यादा है, लोग फोटो देखते हैं और नृत्य, संगीत आदि सामने देखते हैं, और वहाँ तो लोग देखते नहीं ना है, केवल सुनते हैं। लेकिन रामनारायण जी, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हम कभी भी, हम सभी ने ये महसूस किया होगा, हम सफ़र में हैं, हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं, हर वक्त हमारे पास टेलीविज़न नहीं होता है, तब हम यही चाहते हैं कि कानों में कुछ अच्छे स्वर पड़ते रहें
और कहीं ना कहीं हम तब ज़रूर ट्यून करते हैं आकाशवाणी को, सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है वो बहुत सटीक मिलता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आवाज़ का जादू है, आपकी भी आवाज़ की जादू थी जो लोगों तक पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं आज भी वैसे कार्यक्रम होते हैं। आपने कहा आपने चौपाल में भी काम किया है, तो उस तरीके के कार्यक्रम, नाटक होते रहते हैं, गीत संगीत होता रहता है। और सबसे बड़ी बात, लोगों की अपनी आवाज़ होती है। हमारे जो अपने प्रदेश की भाषा है, आवाज़ है, वो लोगों तक पहुंच पाती है। तो अगर मैं बात करूं आकाशवाणी की, तो लोग आज भी हर वक्त सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि टेलीविज़न हर वक्त आप लेकर नहीं चल सकते हैं, लेकिन रेडियो आपके पास ज़रूर मिल जाता है, आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके गाड़ी में, हर जगह आपको मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि आज भी लोग पसंद करते हैं और सुनते भी हैं मौका निकाल के। चलिए, आकाशवाणी के बारे में आपसे बात की हमने, रेडियो स्टेशन के बारे में आपसे बात की। आप बहुत सारे आपने कार्यक्रमों में भी भाग लिया। मेरे दर्शकों को मैंने शुरू में कहा कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे मेरा अभिप्राय बिल्कुल भी ये नहीं था कि शिक्षित का मतलब है कि अक्षर ज्ञान होना ज़रूरी है। इससे मेरा अभिप्राय ये था कि जिस चीज़ में भी आपकी रुचि है उसमें आप शिक्षित ज़रूर हों। आपकी रुचि हमेशा से अभिनय में रही। आपने कहा छोटी उम्र में आपने अभिनय किया, अलग अलग ड्रामाज में आपने भाग लिया, औरत का भी, महिला का भी आपने रोल निभाया। क्या कुछ कहेंगे आज के हमारे आज की जो जनरेशन है उसे क्या कुछ कहेंगे कि जिस चीज़ में रुचि है, क्या उस चीज़ में उन्हें अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, ज्ञान लेनी चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल शिक्षा जहाँ से शुरू होती है वहीं से इस सब चीज़, जैसे कृषि का ज्ञान अगर शुरू से ही दिया जाए, बच्चों को शुरू से ही दिया जाए, तो आगे चल करके वो अच्छे कृषक बन सकते हैं। और कृषि प्रधान देश है, और यहाँ से आज देख रहे हैं कि कृषि से लोग मुंह मोड़ करके और केवल नौकरी के लिए बाहर भाग रहे हैं। कृषि उपेक्षित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब तक बच्चों को शुरू से ही कृषि का ज्ञान नहीं देंगे, और कृषि के ज्ञान देने के साथ साथ आप ये भी देखें कि आकाशवाणी का प्रोग्राम और दूरदर्शन का प्रोग्राम जिस तरह से होता है, उसके लिए स्कूल स्तर से ही उनको नाटक कराना चाहिए, उनको गीत गाने का शिक्षा देनी चाहिए। अगर शुरू से स्कूल से ही दिया जाए तो उसी से अच्छे कलाकार पैदा ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी कलाकार हो जाएं, सभी तो हो नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है जो प्रकृति प्रदत्त है, वो आदमी उसको ऊपर से नहीं दे सकता, वो मस्तिष्क में ऊपर से ही प्राकृतिक रूप से मिल जाता है। लेकिन जो संस्था है उसका विकास करता है, जो संस्था है उसको परिमार्जित करता है। तो ऐसे मेरा कहना ये है कि ये सारी चीज़ें, ये ज्ञान, कृषि का ज्ञान, नाटक का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, हर चीज़ों का ज्ञान शुरू से ही बच्चों को देना चाहिए। हर विषय को जानते रहना ज़रूरी है, तभी कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास की जो हम बात करते हैं वो हो पाएगा। आप में कहीं ना कहीं आपके भीतर वो बात रही है, और ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियां जो हैं वो आपने पार की हैं। आपके जीवन के उस पहलू को मैं अब जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों तक वो बात पहुंचाना चाहूँगी, जहाँ पर आपने एक बहुत बड़ा त्याग किया, जहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियों का आपने सामना किया, ताकि हर तरीके से, हर विषय पर आपका विकास हो सके। वो कौन सा समय था, वो कौन से पहलू थे आपकी ज़िंदगी की? एक बार घर में आपस में भाई लोग सब वाद विवाद कर रहे थे। बड़े भाई ने मुझसे कहा कि तुम इस पर कुछ विचार रखो। मैंने कहा कि मैं सबसे छोटा हूँ, मैं क्या विचार रखूँगा, जो आप लोग करेंगे, जो फैसला करेंगे वो मैं मान लूँगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया वो मुझे सहन नहीं हुआ, और वैसी स्थिति में घर छोड़कर मैं भाग गया। मैं सीधे बनारस पहुँच गया, और वहाँ गया तो वहाँ एक रईस जो मुझे पहले से जानते थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम आए हो, किस लिए यहाँ आए हो? हमने कहा कि मैं कुछ काम चाहता हूँ, मुझे कुछ काम यहाँ दे दीजिए तो मैं काम करूँगा, बनारस में कुछ दिन रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम आए हो ऐसे समय में कि हमारे एक स्वामी जी हैं, वो लंका में गंगा तरंग मकान है, वहाँ रहते हैं गंगा किनारे से। उनका शिष्य हरिद्वार जा रहा है 15 दिन के लिए, 15 दिन जाकर उनकी सेवा करो और उसके बाद आओ तो तुम्हें कुछ काम मैं लगवा दूंगा। तो मैं चला गया, एक आदमी के साथ उन्होंने मुझे भेजा। जब वहाँ पहुँचा तो स्वामी जी कहते हैं, इस लड़के को यहाँ क्यों लाए हो, ये यहाँ नहीं रह सकता है। तो मुझे
वो जो ले गया था वो तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा कि स्वामी जी मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता, कुछ कारण तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये अंग्रेजी बाल, तुम्हारा ये अंग्रेजी ड्रेस, ये बाधा है यहाँ रहने में। तो मैंने कहा कि बाल कटवा के छोटा कर दूंगा और ड्रेस कहिएगा तो मैं इसे फेंक दूंगा, तब रह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ तब रह सकते हो। तो और वैसा ही किया। उन्होंने कहा अपने शिष्य को कि तुम ले जाओ इसे 10 साल से घाट पर नहा करके बाल छोटा करवाओ और ले आओ, और उसके बाद इनका एक कपड़ा हटा करके धोती फाड़ करके इनका कोपिन आदि पहनाओ, जैसे ब्रह्मचारी रहता है, ब्रह्मचारी जैसे विद्या अध्ययन करता है संस्कृत विद्यापीठ में या पुराने ज़माने के आश्रम में, उस तरह से इसका भेष बना दो तब यहाँ रहेगा। उसी तरह से उन्होंने बना दिया। मैं ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ रहने लगा। और इसी स्थिति में किसी तरह से गांव में जब खबर पहुंची तो गांव में पूरा हल्ला हो गया कि पारस तो साधु हो गया। गांव में मुझे पारस ही कहते थे, तो पारस तो साधु हो गया। अब ये फैल गया कि साधु हो गया। लेकिन वह तो 15 दिन रहना था, लेकिन 15 दिन भी मैं नहीं रह सका। 3 दिन ही रहे थे कि उनका एक 25 वर्ष से भागा हुआ शिष्य आ गया, और उनके आने के बाद मुझे छुट्टी मिल गई। तो उस समय रहता था तो दोनों शाम उनको स्नान कराने के लिए गंगा ले जाना पड़ता था, स्नान कराते थे, उनको खाना बना के खिलाना पड़ता था, दुर्गा स्थान ले जाना पड़ता था ये शनिवार को, और मंगलवार को हनुमान मंदिर ले जाना पड़ता था। बूढ़े थे, हाथ पकड़ कर ले जाना पड़ता था, ले आना पड़ता था, लेकिन उनका चेहरा एकदम चमकता हुआ रहता था। बहुत बहुत पर्सनालिटी उनकी एकदम, वास्तव में स्वामी जी थे। मैंने एक बार हुआ कि उनका शिष्य जब आ गया तो कुछ वर्णन कर रहा था, कुछ बातें बता रहा था, उसमें एक शब्द जो है ऐसा वो बोले कि स्वामी जी नहीं समझ सके। वो बोले कि कौन सा शब्द बोल रहे हो, मैं समझ में नहीं रहा हूँ। तो मैंने कहा स्वामी जी जिस ढंग से ही बोल रहे थे उसे तो मैं समझता हूँ कि इसका अर्थ यह होना चाहिए। तो वो स्वामी जी बोले उससे कि ये बालक बोल रहा है तो ठीक है। तो हाँ स्वामी जी तो ठीक बोल रहा है। तो कहा कि अरे तुम मगध का रहने वाला, ये हमारे एरिया का रहने वाला, ये भाषा तुम कैसे समझ गया, मैं नहीं समझ पाया, तुम कैसे तो वहाँ भी मुझे स्वामी जी फिर बहुत कदर करने लगे। तो 3 दिनों में ही उन्होंने मुझे माला दिया, गायत्री मंत्र पढ़ने को कहा, गायत्री मंत्र सुबह सुबह गाते थे। इस तरह से 3 दिन वहाँ से बिताए। वहाँ से निकले तो वह आए अपने जिन्होंने भेजा था उनके पास, तो उन्होंने मुमुक्षु भवन में मुझे 37.5 रुपये की वेतन पर उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। क्या बात है। और दरबान की नौकरी करने लगा। बिल्कुल। त्याग करने के बाद से कहीं ना कहीं आपने अपने सफ़र की शुरुआत की, जहाँ से आपने कुछ चंद पैसे कमाने शुरू किए। बहुत अच्छा लगा आपको ज़िंदगी के विषय में जानकर, बहुत सारी जानकारियाँ मिली, किस तरीके से ज़िंदगी की चुनौतियों को आपने पार किया, बहुत सारी सीख आज कहीं ना कहीं हमें मिली है। चलिए दर्शकों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में अंतिम चरण की ओर बढ़ने का। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आज हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, प्रस्तुति देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ दर्शकों, तो चलिए आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये हम तक पहुंचा दीजिए, लिख भेजिए, और लिखने के लिए उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 801। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।